हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नवोदित में। हम इस चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के पाठ का एक सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज का यह तीसरा पार्ट होने वाला है, तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम बाकी दो वीडियो जो हमने पहले बनाए हैं, यानी कि संख्या पद्धति पर हमने एक वीडियो बनाया है और दूसरा चैप्टर का हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूर्ण संख्याओं पर चार मूलभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। तो उन दोनों चैप्टर के कुल मिलाकर 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के हम प्रश्न का इस वीडियो में चर्चा करेंगे, हम उसे हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो हमारे इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न ये है कि 5555 को लिखा जाता है। यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कुछ प्रश्न इस प्रकार के आए हुए हैं, जिसमें संख्याओं को शब्दों में लिखा गया होता है और उसके ऑप्शंस में उसका अंक वाला रूप लिखा होता है। वहाँ पर ये पूछा जाता है कि यह शब्दों में जो संख्या लिखा है उसका इन चारों अंकों वाली संख्या में से कौन सी संख्या सही है। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या लिखा हुआ है वो है 5555। तो हम सबसे पहले 5000 को इस प्रकार लिखते हैं, 5 और 3 शून्य लिखने से वह 5000 हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा 500। तो 500 को हम 5 और 2 शून्य के साथ लिखते हैं। 55 जो कि हमारा संख्या होता है, ये हमारा होता है 55। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या मिलेगा वही संख्या हमारा इन शब्दों का संख्या का अंक वाला रूप होगा। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो जो आएगा 5 5 5 और 5। तो ये जो संख्या है वही इन शब्दों वाले संख्या का अंक वाला रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न, वो कुछ इस प्रकार है कि यदि ए कोई भी संख्या है, b की पूर्ववर्ती संख्या है, तो a माइनस बी और b माइनस ए का मान है। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्या दी गई है, पहला है a और दूसरा है b। यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया है कि जो a संख्या है, यानी कि जो a है वो b का पूर्ववर्ती संख्या है, यानी कि जो a है वो b से एक छोटा होगा। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? जो किसी भी संख्या का तुरंत पहले आने वाले संख्या को हम किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं, यानी कि a के जो b के तुरंत पहले आती है वह संख्या a है। ऐसा इस प्रश्न का कहना है। इसका मतलब यह होगा कि जो b का मान है वह a से एक ज़्यादा होगा, मतलब कि a प्लस 1। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू पता चल गया। a को हम a लिख रहे हैं और b को हम a प्लस 1 लिख रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है a माइनस बी। तो हम सबसे पहले a माइनस बी ज्ञात करते हैं। a माइनस बी, हमारे पास a का मान है a माइनस b का मान यहाँ पर a माइनस 1 है। तो हम यहाँ पर a माइनस a प्लस 1 यहाँ पर b को लिख सकते हैं। इसको हल करने से हमारे पास क्या आएगा? a ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, a माइनस a, और यह साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो a में से a घटाएंगे तो यह शून्य हो जाएगा, शून्य, और हमारे पास बच जाएगा -1, यानी कि a माइनस बी का मान होगा -1। तो यहाँ पर -1 कौन सा है? यहाँ पर -1 है। यहाँ पर पहले पूछा गया है a माइनस बी, फिर बाद में पूछा गया है b माइनस ए। यहाँ उसका मतलब यह है कि जो पहले वाली संख्या है यहाँ पर -1 वो इसका वैल्यू है, और दूसरा वाला जो संख्या है वह इसका वैल्यू है।
तो हमने यहाँ पर पहले वाले जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर a माइनस बी, तो उसका हमने मान यहाँ पर निकाला हुआ है, वो है -1। तो पहले वाले का ये हो जाएगा -1, तो ये है आंसर। इसी प्रकार दूसरे वाले का भी निकाल कर देख सकते हैं। दूसरा वाला है ये वाला, b माइनस ए निकालना है, b माइनस ए निकालना है। यहाँ पर b का मान हमारे पास है a प्लस 1, माइनस करना है a। तो यहाँ पर a और a में से a माइनस करना है, तो वह इसको हम लिख सकते हैं a माइनस a प्लस को इस तरफ लिख सकते हैं। हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a में से a गया तो 0 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, यानी कि b माइनस a का मान हो जाएगा 1 यानी कि ये। तो ये आंसर आपका सही है। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या और बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या का अंतर क्या है। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि कोई भी छोटी से छोटी जो 4 अंक की संख्या होती है, यानी कि जो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है और जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, उसके बीच अंतर क्या है। अंतर, जब भी आपको अंतर पूछे इसका मतलब यह है कि उन दोनों संख्या के बीच हमें माइनस करना होता है। यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 कोई भी कितना भी बड़ा संख्या का आपको बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप उतने संख्याओं का 999 करके नंबर लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोल दिया है, तो आप 5 बार 99 लिख देंगे। यदि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाए तो आप 4 अंक 4 बार 999 लिख देंगे। उसी प्रकार आपको अगर 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप 9 बार 999 लिख देंगे, तो आपका 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोला गया है, तो हम 5 बार 9 लिख देंगे। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला गया है, इसका मतलब यह है जब कोई भी हमें छोटी संख्या लिखने के लिए बोल दिया जाए 4 अंकों की 5 अंकों की, तो हम सबसे पहले सबसे शुरुआत में 1 लिखेंगे और जितना संख्या बच जाएगा उसमें 0 लिख देंगे। यानी कि हमें अगर यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बोला गया है तो हम 1 लिखेंगे और बाकी हम 0 करके उसको 4 अंकों की संख्या बना देंगे। अंतर पूछा गया है तो हम इसमें माइनस कर देंगे। 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 1 गया 8, 9 से 0 गया 9। तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि यहाँ पर 2 लड़कों का नाम आ गया कि रहीम और दिनेश। यहाँ पर कोई टेस्ट हुआ होगा, कोई परीक्षा हुआ होगा जिसमें जो रहीम है वह दिनेश से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किया होगा। अगला जो कह रहा है वो है जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। जो जॉर्ज है वो रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। इन तीनों लड़कों ने कितना कितना अंक पाया उस टेस्ट में, उन तीनों को जब मिला दिया जाए तो 235 आ रहा है। तो हमें जॉर्ज के कितने अंक हैं वो प्राप्त करने हैं, यानी कि जॉर्ज ने कितना अंक पाया है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं दिनेश ने x नंबर प्राप्त किया। दिनेश ने कितना अंक प्राप्त किया, x प्राप्त किया। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि
जो रहीम है, हमारे पास 3 लड़के हैं, रहीम, दिनेश और जॉर्ज। दिनेश से जो रहीम है वह 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि दिनेश जितना अंक प्राप्त किया है उससे 10 ज़्यादा रहीम ने प्राप्त किया है। तो रहीम का कितना हो जाएगा? रहीम का हो जाएगा x धन 10, यानी कि दिनेश से 10 ज़्यादा। यहाँ पर आपको प्रश्न से इतना में आपको समझ में आ गया होगा कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। फिर यहाँ पर तीसरा लड़का है जॉर्ज। जॉर्ज ने कितना अंक प्राप्त किया है? जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए हैं, यानी कि रहीम जितना अंक प्राप्त किया है उससे 25 कम जॉर्ज ने प्राप्त किया है। यहाँ मतलब कि रहीम ने कितना प्राप्त किया है? x धन 10 और उससे 25 कम, यानी कि इसको हम जब सरलीकरण कर दें तो आ जाएगा x माइनस 15, यानी कि हम 25 में से 10 में से जब हम 25 घटाएंगे तब आएगा हमारे पास 15। तो जॉर्ज ने कितना प्राप्त किया है? इतना, x माइनस 15। रहीम ने प्राप्त किया है x धन 10 और दिनेश ने प्राप्त किया है x। प्रश्न कह रहा है कि इन तीनों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कितना आएगा? 235, यानी कि जब हम x धन 10 धन x माइनस 15 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 235। यहाँ से हम जोड़ देंगे तो 1 2 3x हो जाएगा, धन 10 में से 15 गया तो हमारे पास बच जाएगा -5, यानी कि 235। फिर हम 3x -5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो वह +5 हो जाएगा। 235 धन 5। तो यह आ जाएगा हमारा 240, यानी कि हमारे पास 3x का मान है 240, तो x का मान हो जाएगा 240/3, यानी कि 3 8 24। यहाँ पर हमें x का मान मिल गया। x का मान यानी कि दिनेश ने 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो हमें x का मान पता चल गया है। तो जॉर्ज हमें तो प्राप्त करना है जॉर्ज का कितना अंक आया है, तो जॉर्ज का अंक है हमारा x माइनस 15। तो हमें जॉर्ज का अंक निकालने के लिए हम x में से 15 माइनस कर देंगे। x माइनस 15, हमारे पास x का मान आया है 80 माइनस 15। 80 माइनस 15 करने से हमारे पास आ जाएगा 65, यानी कि जॉर्ज ने 65 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन में हमारा बी जो है सही हो जाएगा। हमारा 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंक 0 3 6 7 और 9 से मिलकर बनती है, यानी कि यहाँ पर यह बोल दिया गया है हमारे पास 5 अंक दे दिया गया है और बोल रहा है कि जो उन संख्या से बनने वाली, उन अंकों से जो बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी और जो इन संख्या से बनने वाली, इन अंकों से जो बनने वाली 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होगी, उन संख्या के बीच में अंतर क्या है यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर ये बात भी बोला गया है, ध्यान से आप पढ़ेंगे कि कोई अंक पुनः नहीं आना चाहिए, यानी कि
हमें जो 5 अंक दिया गया है उस अंकों से जो हम संख्या बनाएंगे उस संख्या में हम किसी एक संख्या का 2 बार नहीं लिख सकते। तो हमें जो संख्या दिया गया है उसका हम सबसे बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर 5 संख्या हमें दिया गया है, उसका जो सबसे बड़ा संख्या है हमारा 9, उसके बाद है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 0। उसके बाद हमें यह बनाना है कि इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या बनाते वक्त हमें यह ध्यान देना होता है कि उन 5 अंकों या फिर जितने भी अंक दिए होंगे उसमें से जो सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक तो होने के लिए 0 होता है, लेकिन हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, उसके बजाय उसके बाद जो आने वाली संख्या है उसको लिखेंगे। यानी कि हमारे पास है 3, तो हम 3 को यहाँ लिख देंगे। फिर हम 0 को लिख सकते हैं। 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर लिखते हैं, पहले स्थान पर नहीं लिखते, क्योंकि पहले स्थान पर लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा और जो संख्या हमारे पास आएगी वो संख्या 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कितना, यहाँ पर 5 अंक। तो हम सबसे पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 6 को, उसके बाद हम लिखेंगे 7 को, उसके बाद लिखेंगे 9 को। फिर हमें इसका अंतर निकालने के लिए बोला है, या अंतर निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब हमें इसे घटा देना है। तो यहाँ पर 0 है, 0 से हम 9 को घटा नहीं सकते, तो हमें 3 से एक उधार लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 से 7 नहीं जा सकता, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो हम यहाँ से ऋण लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 से 7 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर बचा है 5, तो हम 5 से हम 6 नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ से ऋण लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9। यहाँ पर बचा हुआ है 6, 6 से 0 जाएगा तो आएगा 6, और 9 से 3 जाएगा तो आएगा हमारे पास 6। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाया। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ के प्राप्तांक कितने हैं। यहाँ पर हमें 3 लड़कों का नाम दिया गया है। पहला है जोसेफ, कुमार और अमित। हमें यहाँ पर जोसेफ को कितना अंक मिला है उस टेस्ट में वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जोसेफ जो है अमित से 8 अंक कम पाया है, यानी कि अमित ने जितना अंक पाया है उससे 8 कम अंक जोसेफ ने पाया है। तो मान लेते हैं हम अमित ने पाया है 1 अंक, तो जोसेफ का कितना अंक होगा, 1 से 8 कम, यानी कि x - 8। यहाँ पर अगला केस यह कह रहा है कि कुमार, यहाँ पर तीसरा लड़का है कुमार, उसका कह रहा है, वह कह रहा है कि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाया, यानी कि कुमार जो है वह अमित से 12 अंक ज़्यादा पाया है, यानी कि अमित ने जितना अंक पाया है उससे 12 अंक ज़्यादा कुमार ने पाया है। तो यहाँ पर हम अमित के अंक में 12 अंक जब जोड़ देंगे और अधिक, तो हमें कुमार का अंक पता चल जाएगा। प्रश्न में यह भी दिया गया है कि इन तीनों के अंक को जो हम मिला देंगे तो जो अंक आएगा वो है 205, यानी कि इन तीनों के जितने भी अंक मिले हैं उस टेस्ट में उसको जब मिला देंगे तो हमें 205 मिलेगा। मिला देंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर इन तीनों के अंकों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहला अमित का अंक जोड़ देंगे, x प्लस जोसेफ का अंक है
एक्स माइनस 8, कुमार का अंक है एक्स धन 12, तो हम इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 एक्स आ जाएगा, और 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो बचेगा हमारे पास 4। इन तीनों को जोड़ने से आया हमारे पास 3x प्लस 4, यानी कि इसका जो मान है वह है 205। तो हम 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3x और 205 माइनस 4, यहाँ पर 4 है तो हम इधर ले जाएंगे 4 को तो उधर हो जाएगा 4 माइनस 4, तो हमारे पास 3x का मान कितना आएगा, 3x बराबर 201, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 201/3। तो जब हम 201 को 3 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 छक्का 18, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि x का मान है आ गया हमारे पास 67, यानी कि x कहाँ है, x यहाँ है अमित के अंक में, तो जो अमित का अंक है वो हमें मिल गया है 67। लेकिन हमें ज्ञात तो करना है जोसेफ का अंक। जोसेफ का अंक कितना है, x माइनस 8, यानी कि अमित से 8 अंक कम। तो हम अमित के जितने अंक हैं यानी कि 67, उसमें 8 और घटा देंगे, तो 67 में से 8 घटाने से कितना बचेगा, 59, यानी कि हमारे पास उत्तर आ जाएगा 59, यानी कि तीसरा। इस प्रकार के प्रश्न, एक और प्रश्न आपको अभी मैंने हल कराया, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं भी किसी किताब में मिलता है तो आप उसे ज़रूर हल करने का कोशिश किया कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर वहीं पर दे दूंगा। बाकी यह प्रश्न समझ में आया नहीं, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके पुनः देख सकते हैं। अब हमारा जो 7वां प्रश्न है यह कुछ 6वां प्रश्न के जैसा ही है, इसमें भी वही टेस्ट और परीक्षा जैसा ही प्रश्न है। इसमें 3-4 लड़कियों के बारे में बोला गया है, 3-4 लड़कियों के जो भी अंक आए हैं उसके ऊपर प्रश्न है। ये भी वैसे ही प्रश्न है जैसा हमने पिछले प्रश्न में जैसे देखा था। इसमें यह कहा गया है कि किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक पाए। यहाँ पर दो लड़कियों के नाम आ गए, सीता और गीता। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सीता है वो गीता से 10 अंक अधिक पाती है, यानी कि यहाँ पर गीता का अंक को हम x ले सकते हैं। मान लीजिए हमने गीता के अंक को x मान लिया, तो सीता का अंक होगा अब हमें आगे कहा गया है कि उसी टेस्ट में रामकली, यानी कि यहाँ पर तीसरी लड़की आ गई रामकली नाम की। रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए, यानी कि सीता ने जितना अंक पाया है उससे 6 अंक अधिक रामकली ने पाया है, यानी कि सीता के अंक में हम 6 और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x धन 16। और यहाँ पर बोल दिया गया है कि उनके कुल प्राप्तांक 158 है, यानी कि इन तीनों ने जितने अंक पाए हैं उन तीनों को अगर योगफल कर दिया जाए तो वह 158 के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देना है, x धन 100, सबसे पहले गीता का अंक, फिर उसके बाद सीता का अंक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे रामकली का अंक। एक 2 3 x आ जाएगा प्लस 16 और 10 हो जाएगा हमारा 26, यानी कि
3x धन 26 हमारा हो जाएगा कितने के बराबर है बोला गया है, 158 के बराबर है बोला गया है, 158। तो हम 3x 58 को हम 158 की तरफ हम 36 को ले जाएंगे, 158 36 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2 और 1, तो हमारे पास आ जाएगा x का मान आ जाएगा 122/3। तो हमें रामकली द्वारा कितने अंक पाए गए हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो रामकली को कितना अंक मिला हुआ है, x धन 16। तो हम रामकली का अंक में x धन 16 कर देंगे, यानी कि x हमारा है 122/3 धन कर देंगे 16। तो इसको आप हल करके देखिएगा, जो अभी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। हमारे पास यहाँ पर 8वां प्रश्न है, जिसमें यह कह रहा है कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर n यानी कि कोई भी प्रकृत संख्या हम ले सकते हैं, प्रकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पर हमें 4 कथन दे दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्या के लिए मान्य होता है यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या यानी कि धनात्मक संख्याओं का समूह होता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या ही होते हैं? जी हाँ, धनात्मक संख्या ही होते हैं, लेकिन धनात्मक संख्या में तो हमारे पास परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी आ जाते हैं। तो क्या सारे धनात्मक संख्याओं का समूह को हम प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? जी नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा पहला नंबर का धनात्मक संख्या है वह है यह वाला जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। पूर्णांकों का समूह यानी कि जितने भी पूर्णांक है उन सारे समूह को हम क्या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन पूर्णांकों में तो हम -1 -2 यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का भी समाहित कर लेते हैं। यानी कि धनात्मक संख्या यानी कि पूर्णांकों का पूरा समूह जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, इसलिए यह कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऋणात्मक संख्याओं का समूह? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या गिनती के लिए प्रयोग करते हैं और गिनती के लिए हम ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ हम पॉजिटिव संख्या का यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन ऋणात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या में नहीं ले सकते। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। हमारा 9वां प्रश्न है, दो पूर्णांकों का योग -38 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस का साइन लगाया, इसलिए यह ऋणात्मक संख्या है। -38 है, यदि उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि हमने दो संख्याओं का योग किया है, जिनमें से एक संख्या है 240, तो हमारा जो योगफल आया है वह है -38। तो हमें जो पहला संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वो जो संख्या है वो है x, उसमें हमने जोड़ा कितना -38। तो हमारे पास नहीं, हमने संख्या लिया x और उसमें जोड़ा 240, तो हमारा योगफल आता है 38। तो हमें यह ज्ञात करना है कि वह पहला पूर्णांक क्या है जिसके साथ हम 240 जोड़े तो वह -38 हो गया।
तो हम x को इस बाईं तरफ रखेंगे और 240 को इस तरफ ले जाएंगे, मतलब उल्टे तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 240 एक धनात्मक संख्या है तो उस तरफ जाएगा, तो वह ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, यानी कि -38 -240 हो जाएगा। 240 -240 और -38 में, -240 में हम -38 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -278। यानी कि हमारे पास जो दूसरा संख्या है वह है x = -278। हमारा यह ऑप्शन सही होगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या कहता है कि 13, 23 और 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास यहाँ पर 4 अलग अलग कथन के ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा कथन उन तीनों संख्याओं के लिए मान्य है, सही है, वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला कथन यह कहता है कि सभी अभाज्य संख्या है, यानी कि 13, 23 और 29 अभाज्य संख्या है। क्या 13, 23 और 29 अभाज्य संख्या है? जी हाँ, क्योंकि जो 13 है उसके कुल 2 ही भाजक संख्या होती है, यानी कि 1 और 13। इनके अलावा कोई दूसरा संख्या इसे भाग नहीं दे सकता। उसी प्रकार 23 को भी सिर्फ 1 और 23 और 29 को भी 1 और 29 ही पूर्णतः विभाजित कर सकता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या का जो परिभाषा है वह हमने सबसे पहले अध्याय में पढ़ा था कि कोई भी संख्या का सिर्फ 2 भाजक संख्या होने वाली संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 13, 23 और 29 जो है उनका सिर्फ 2 भाजक हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों अभाज्य संख्या है। यह कथन हमारा सही हो जाता है। हमारे पास यहाँ पहला कथन सही हो गया है, लेकिन हम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ केस सही है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। सभी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कैसे होगी जब यहाँ पर पहला कथन यह कहता है कि यह भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या तो हो नहीं सकती, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन यह कहता है कि सभी सम संख्या है। सम संख्या वही संख्या होती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं, तो यहाँ पर तो 3 है नहीं, यह विषम संख्या है। यहाँ पर 3 है, ये भी विषम संख्या है। यहाँ पर 9 है, ये भी विषम संख्या है, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है सभी 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि तीनों संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहला 13 है, 13 3 से विभाजित होते हैं क्या? 3 से विभाज्य होने वाली रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या है उसके अंकों को जब हम जोड़ें तो वो जो योगफल निकल के आता है वो अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर 13 का दोनों अंक को जोड़ने से हमारे पास 4 आता है, 4 जो कि 3 का भाड़ा में नहीं आता, इसलिए 13 3 से विभाजित नहीं है। 23 भी इसी प्रकार विभाजित नहीं होगा और 29 भी विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये जो अंकों में लिखी गई है उसका शब्दों में लिखा हुआ रूप है। तो हमारा जो अंकों में लिखा हुआ संख्या है वो है सबसे पहले हम इसे भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में लिख कर देखते हैं कि इसका नाम क्या क्या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम 3 संख्या के बाद 3 अंक के बाद एक अल्पविराम लगाते हैं, फिर उसके बाद जो भी अंक आता है उसके बाद 3 अंक के बाद। लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में हम 3 अंक के बाद फिर 2-2 अंक के बाद लगाते जाते हैं। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है। हजार के बाद 10,000 आता है, 10,000 के बाद 100,000 आता है, 100,000 के बाद मिलियन आता है। तो इसका मतलब यह है कि 5 मिलियन
5,014। तो यहाँ पर कौन सा है? 5,05,014। ये वाला उत्तर आपका सही है। इसी प्रकार हिंदी में देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5,014। तो 50 लाख यहाँ पर 50,014 लिखा हुआ है, लेकिन वो 5,014 है, इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा, ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा, ये वाला उत्तर भी गलत हो जाएगा, हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। हमारे पास 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दो संख्याओं का योग कुछ इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी कि हमें कोई भी दो संख्या बोला गया है जिसको अगर योग करने से इतना आ रहा है, उसका कोई एक संख्या से दूसरा संख्या इतना अधिक है, यानी कि दो संख्या दिया गया है, उसमें से एक संख्या जो है मान लीजिए x है, तो दूसरा संख्या उससे इस संख्या से इतना अधिक है, यानी कि जो दूसरा संख्या होगा x प्लस इतना अधिक होगा, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा होगा, इतना यानी कि 10,010 ज़्यादा होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि वह बड़ी संख्या कितना होगा, बड़ी संख्या यानी कि ये वाला संख्या कितना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस इसको दोनों संख्या को जो योगफल आ रहा है वो यहाँ पर दिया गया है कि इतना आएगा, 2 3 4 5 6 0 इतना आएगा। तो x का मान निकाल जाएगा यहाँ से, 2 3 4 5 6 0 माइनस कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया तो 0 आ गया, 6 से 1 गया तो 5 आ गया, 5 से 0 गया तो 5 आ गया, 4 से 0 गया तो 4 आ गया, 3 से 1 गया तो 2 आ गया, और 2 से 0 गया 2 आ गया। यहाँ पर ये 2x का मान है, तो x का मान निकालने के लिए हम इसे 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2 से भाग देने से 1 1 2 2 7 5 इतना आएगा। तो हमारे पास x का मान निकल के आ चुका है इतना। तो हमें इस बड़ी संख्या का मान निकालना है। ये हमारा पहला संख्या था, ये हमारा दूसरा संख्या था, दूसरा संख्या बड़ा संख्या है, और हमें वही हमें ज्ञात करना है कि जो बड़ी संख्या कितना होगा। तो हमें यहाँ पर x के जगह पर इतना रख देंगे और इसके साथ उसको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? जो उत्तर है हमारा वो आ जाएगा। तो हम जोड़ देते हैं। x का मान है हमारा 1 1 2 2 7 5, और ये कितना है हमारा? 1 0 0 1 0, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 8 2 2 2 1। तो हमारा उत्तर आ चुका है यहाँ पर सेकंड नंबर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो हमें इस प्रश्न में 10 से 20 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या आते हैं उन सारे अभाज्य संख्याओं को जोड़ देना है, और उसका जो योगफल आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो 10 से 20 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या आते हैं? सबसे पहले हमारा अभाज्य संख्या आता है 11, क्योंकि 11 का भाजक सिर्फ एक और वो खुद स्वयं होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है 12। 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके बहुत सारे भाजक होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 12 इतने सारे भाजक होते हैं 12 के, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं। उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 14 जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि उसको हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 7 से भी भाग दे सकते हैं, तो वो नहीं होगा। 15 भी भाज्य संख्या नहीं हो, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि वो 3 से भाजक, क्योंकि उसका 3 भाजक होता है,
और 5 भी भाजक होते हैं, तो इसलिए 15 भाज्य संख्या होगा। और उसके बाद आता है 16। 16 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 2 से 4 से 8 से पूर्णतः भाग्य होता है। उसके बाद आता है 17। 17 एक अभाज्य संख्या है और 19 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ भाजक जो होता है वो 1 और ये स्वयं खुद होते हैं। तो इन चारों संख्याओं को जोड़ देने से जो हमारा उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप ये ये वाला प्रश्न आप खुद कर सकते हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। इसमें से जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। इस प्रश्न में हमें यह कहा गया है कि 1 से 100 तक के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी कि जब हम 1 से लेकर के 100 तक की गिनती गिनते हैं तो जितनी भी संख्याएं आती हैं उसमें से ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यह ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास 100 कंचे हैं। कंचे यानी कि जिसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बाटी, जिसे हम खेलते हैं मार्बल इंग्लिश में बोलते हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक आपके पास अगर कंचे हैं, 100 कंचे हैं, तो आप उसको कितने 6 करके कितने में भाग दे सकते हो। ये संख्या हम निकालने के लिए हम 100 को 6 से भाग दे देते हैं। हमारे पास 100 को 6 से भाग देने पर कितना आएगा? 6 × 6 4, 6 छक्का 36 और 4 बटे 6, यानी कि हमारे पास 16 ऐसे समूह बन जाएंगे 6 के, जिसको हम अलग अलग बच्चों को बांट सकते हैं। उसके बाद 4 कंचे अलग से बच जाएंगे जो हम बांट नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 16 संख्याएं ऐसी आएंगी जब हम 1 से लेकर के 100 तक गिनते जाएंगे, तो 16 संख्याएं ऐसी आएंगी जिसको हम 6 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 16। इस तरह के प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के अगर प्रश्न आपको किसी भी पुस्तक में मिलते हैं तो आप उसे ज़रूर हल करके देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अब हमारी इस वीडियो का सबसे जो आखिरी प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस प्रश्न का हल करने का कोशिश कीजिए। यह प्रश्न थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन अगर आप इसे प्रश्न को हल कर पाते हैं तब आप एक अच्छे स्तर पर हैं मान के चलिए। यहाँ पर इस प्रश्न में यह कहा गया है कि जो 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या होती है उसमें हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें ताकि जो प्राप्त संख्या होगा वह 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या होती है वो क्या होती है? वो होती है 1000। सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा संख्या। सबसे छोटा संख्या में हमें जब हम बना रहे होते हैं तब हम सबसे पहले 1 लिखते हैं, बाकी जो बचा संख्या होता है, जितना संख्या हमें चाहिए होता है उतना हम 0 लगा देते हैं। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें कितना संख्या जोड़े ताकि वो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो 1000 है वो 75 से पूर्णतः विभाजित है क्या। उसके लिए हम इसे भाग देंगे 75 से। 75 को हम 1 से गुणा करेंगे तब आएगा 75, यहाँ पर शेष बचेगा 25, यहाँ 2 आ जाएगा। 75 को हम और कितना कर सकते हैं? 75 दूनी होता है 150 और 150
दूनी हो जाता है 300। तो हम दूनी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं 75 दिया, 3 5 6 15 होगा, 3 7 21 और एक 22, यहाँ पर आ गया 25। तो हमारे पास शेष कितना आ गया? 25। इसका मतलब यह है कि जो 1000 है वो 75 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 25 शेषफल आ चुके हैं। तो हमें अगर 1000 को पूर्णतः विभाजित करना है तो हमें इसमें जोड़ना है, बोला गया है ना कि कितना संख्या इसमें जोड़ा जाए। तो 1000 में हम ऐसे कितना संख्या जोड़ें जो पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 25 में अगर हम 50 जोड़ देते हैं, मतलब 25 75 से कितना कम है? 25 75 से कितना कम है? 75 में अगर 25 माइनस करें तो कितना कम है? 50। इसका मतलब यह है कि इस संख्या में अगर 50 और होता तो यहाँ पर शेषफल कितना आता? 25 धन 50 यानी कि 75 आता। तो यह एक भाग इसका और तो जाता ना। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब 1000 में 50 जोड़ेंगे तब यह जो संख्या आएगा, यानी कि 1000 जो 50 आएगा, वह संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। आप पहले जब अगर आपके पास कोई भी पुस्तक है जिसको आप फॉलो करते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप उसमें से जितने ही प्रश्न होंगे पहले चैप्टर से, यानी कि संख्या पद्धति, और दूसरे चैप्टर यानी कि पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, तो उसमें जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको हल करके देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट आता है तो आप अपने स्कूल के शिक्षक से आप पूछ लीजिएगा। अगर उनसे ना बना तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे समय मिलते ही मैं उस कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस चैनल में, ताकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को आप सफलतापूर्वक क्रैक कर सको, और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।